आदिकाल का सीमांकन। स्तरपात को हिंदी का प्रथम काव्य मान लेने से हिंदी साहित्य के आरंभ की सीमा 8वीं शताब्दी ईस्वी 769 ईस्वी निश्चित हो जाती है। यह सीमा राहुल सांकृत्यायन के मत पर आधारित है। ग्रियर्सन, शिवसिंह, मिश्रबंधु गुलेरी, डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा इससे बहुत दूर तक सहमत हैं। दूसरा पक्ष उन विद्वानों का है जो हिंदी साहित्य का आरंभ ईसा की 10वीं शताब्दी के अंतिम 7 वर्षों से मानते हैं। इन विद्वानों का नेतृत्व आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। उनके मत से मुंज और भोज के समय 993 ईस्वी से पुरानी हिंदी का प्रयोग शुद्ध साहित्य में हुआ है, किंतु शुक्ल जी ने पुरानी हिंदी को ही प्राकृत भाष हिंदी या अपभ्रंश भी कहा है तथा जिन 12 कृतियों के आधार पर वीरगाथा काल का नामकरण किया है उनमें भी वे अपभ्रंश की 4 कृतियां बतलाते हैं एवं आगे चलकर वीरगाथा काल को अपभ्रंश काल एवं देश भाषा काव्य में विभाजित करके सरहपाद, देवसेन आदि कवियों का परिचय देते हैं। अतः अप्रत्यक्षतः वे स्वयं भी वीरगाथा काल से संबोधित आदिकाल की सीमा सरहपाद तक पीछे लौटाते हैं। जिस प्रकार हिंदी साहित्य के आदिकाल की आरंभिक सीमा विवादग्रस्त रही है, किंतु इस तथ्य से अप्रत्यक्षतः ही सही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जैसे विद्वान भी सहमत रहे हैं कि सिद्धों और जन कवियों की कई रचनाओं को उसके बाहर नहीं रखा जा सकता, उसी प्रकार उसकी अंतिम सीमा भी विवादग्रस्त अवश्य है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन हैं। उन्होंने आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानी है। मिश्रबंधुओं ने तदर्थ 1389 ईस्वी का वर्ष स्वीकार किया है। रामचंद्र शुक्ल आदिकाल की अंतिम सीमा 1318 ईस्वी तक मानते हैं। डॉक्टर रामशंकर शुक्ल रसाल उसे 1343 ईस्वी तक ले गए हैं, किंतु डॉक्टर रामकुमार वर्मा शुक्ल जी से सहमत हैं। अन्य इतिहासकार भी अधिकांशतः शुक्ल जी से ही सहमत हैं। यह ठीक है कि शुक्ल जी ने विद्यापति को आदिकाल के अंतर्गत रखा है और विद्यापति का रचना काल 1375 ईस्वी से 1418 ईस्वी के मध्य माना जाता है और इस दृष्टि से आदिकाल की अंतिम सीमा 1418 ईस्वी निर्धारित की जा सकती है। किंतु इसमें भी संदेह नहीं है कि भक्तिकाल में जिन प्रवृत्तियों का विकास हुआ उनकी भूमिका विद्यापति के पूर्व ही पूर्ण हो चुकी थी। अतः विद्यापति को भक्तिकाल में रखकर 14वीं शताब्दी के मध्य को आदिकाल की अंतिम सीमा मानना ही समीचीन होगा। दूसरे शब्दों में शुक्ल जी द्वारा निर्धारित 1318 ईस्वी के बाद भी 2-3 दशाब्द तक आदिकाल साहित्य सामग्री का प्रसार माना जा सकता है। नामकरण की समस्याएं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल का समय 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक माना, क्योंकि वे इस कालावधि में वीरगाथाओं की रचना प्रवृत्ति को प्रधान मानकर चले थे। लेकिन हमने जिन आधारों पर चलकर 769 ईस्वी से 14वीं शताब्दी के मध्य तक आदिकाल माना है, उनमें वीरगाथा प्रवृत्ति की प्रधानता अस्वीकृति हो जाती है। अतः शुक्ल जी द्वारा दिया गया वीरगाथा काल नाम भी उचित नहीं रह जाता। अन्य कई विद्वानों ने पहले भी इस नाम पर आपत्ति की है। अतः अब प्रश्न यह है कि आदिकाल को किस नाम से पुकारा जाए। यहाँ तक अन्य विद्वानों के मतों का प्रश्न है, वे उसे चारण काल ग्रियर्सन, प्रारंभिक काल मिश्रबंधु, आदिकाल डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रसाल, संधिकाल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन, वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र आदि कई नामों से पुकारते रहे हैं। ग्रियर्सन ने पूर्व भक्तमाल, 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता
आदि कतिपय कवि वृत्त संग्रह लिखे गए थे, जिनमें काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई दृष्टि नहीं गई थी। आधुनिक काल के फ्रांस के विद्वान गारसा द तासी ने इस्तवार दा ला लिटरेच्योर हिंदुस्तानी लिखा, जिसमें हिंदी उर्दू के 738 कवियों का वृत्त संग्रहित है। इसमें भी काल विभाजन और नामकरण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तासी के पश्चात मौलवी करीमुद्दीन ने तज़किरा-ई शुअराई हिंदी नामक एक इतिहास लिखा, जिसमें प्रथम बार कालक्रम का तो नाम रखा गया, किंतु काल विभाजन और नामकरण की कोई चेष्टा नहीं की गई। हिंदी के सब में अधिक कवियों का परिचय प्रथम बार ठाकुर शिव सिंह ने अपने शिव सिंह सरोज ग्रंथ में प्रस्तुत किया, जिसमें आकारादि क्रम अपनाया गया। इसलिए ऐतिहासिक दृष्टि के अभाव के कारण काल विभाजन और नामकरण की समस्या उसमें भी नहीं आ सकी। वस्तुतः काल विभाजन करके नामकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार डॉक्टर ग्रियर्सन हैं, किंतु उनका दिया हुआ चारण काल नाम नितांत अनुपयुक्त है। इस काल का समय तो वे 643 ईस्वी तक पीछे ले गए हैं, किंतु उस समय की किसी चारण रचना या चारण प्रवृत्ति की रचना का वे उल्लेख नहीं कर सके। वस्तुतः इस प्रकार की रचनाएं 1000 ईस्वी तक मिलती ही नहीं। ग्रियर्सन के पश्चात मिश्र बंधुओं ने अपने मिश्र विनोद में 643 ईस्वी से 1387 ईस्वी तक के आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम दिया, जो एक सामान्य संज्ञा है। इसके पीछे किसी प्रवृत्ति आदि का आधार नहीं है। उन्होंने अपने विनोद में प्रारंभिक काल के पीछे हिंदी भाषा को अवश्य ध्यान में रखा है। इसलिए अध्यायों के अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक 643 ईस्वी से 1290 ईस्वी, चंद्र पूर्व की हिंदी 643 ईस्वी से 1143 ईस्वी, रासो काल 1143 ईस्वी से 1290 ईस्वी, उत्तर आरंभिक हिंदी 1291 ईस्वी से 1387 ईस्वी आदि नाम दिए हैं, किंतु इन नामों से भी आदिकाल की कोई उपयुक्त संज्ञा नहीं बनती। मिश्र बंधुओं के इतिहास के पश्चात शुक्ल जी का इतिहास आदिकाल के लिए निम्नांकित आधार पर वीर गाथा काल नाम लेकर उपस्थित हुआ। प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है। अपभ्रंश या प्राकृत भाष हिंदी के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण से लगते मुंज और भोज के समय 1050 के लगभग में तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल 1050 से लेकर 1357 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। आदिकाल की इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। धर्मनीति, श्रृंगार, वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब से मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। राजाश्रित कवि अपने आश्रयदाताओं राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा राशो के नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को हमने वीरगाथा काल कहा है। निस्संदेह शुक्ल जी ने जनता की चित्तवृत्तियों के साथ कवि की मनोवृत्ति के परिवर्तन को आधार बनाकर वीरगाथा काल नाम दिया है, जिसको तर्क संगत कहा जा सकता है, किंतु उसकी परिधि बहुत संकीर्ण हो जाती है। 8वीं शताब्दी ईस्वी से
आरंभ होने वाला वह साहित्य उससे छूट जाता है जिसे भले ही शुक्ल जी ने सांप्रदायिक काव्य कहकर छोड़ दिया हो, किंतु जो हिंदी साहित्य का आविर्भाव अनिवार्य अंग है, साथ ही खुसरो और विद्या किंतु जो हिंदी साहित्य का अनिवार्य अंग है, साथ ही खुसरो और विद्यापति तक की वीरगाथा की प्रवृत्ति का विस्तार नहीं हो पाता। एक दूसरी बात यह भी है कि जिन रासों काव्यों को वीरगाथा काव्य माना जाता है, उनका वर्तमान रूप तो अप्रामाणिक ही है। कुछ आलोचक उन्हें सर्वांश में भी परवर्ती काल की रचनाएं सिद्ध करते हैं, अतः रचनाओं की संख्या गिनाकर वीरगाथा काल नाम सिद्ध नहीं किया जा सकता। शुक्ल जी ने यह तथ्य स्वयं भी स्वीकार किया है। इस काल को जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें कुछ तो असंदिग्ध है और कुछ संदिग्ध। असंदिग्ध सामग्री जो कुछ प्राप्त है उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभाष, प्राकृत की रूढ़ियों से बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इससे स्पष्ट है कि वे स्वयं भी राष्ट्रीय ग्रंथों को संदिग्ध सामग्री मानते थे। उसी संदिग्ध सामग्री में प्राप्त चित्तवृत्ति को आधार मानकर उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, जिससे तर्क सम्मत कैसे कहा जा सकता है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने शुक्ल जी के मत का समर्थन किया, किंतु उनके अनुसार उन्होंने ग्रंथ में विषय का वर्णन नहीं किया, अपितु प्रत्येक प्रवृत्ति का आदिकाल से आधुनिक काल तक का विकास दिखलाया है। फलतः वे आदिकाल के नामकरण की समस्या से बच गए हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शुक्ल जी द्वारा दिए गए नाम से सहमत नहीं है। वे धार्मिक रचनाओं को भी साहित्य का अंग मानने का तर्क देते हैं। अतः जिन रचनाओं को शुक्ल जी ने सांप्रदायिक रचना कहकर छोड़ दिया है, उन्हें द्विवेदी जी महत्वपूर्ण घोषित करते हैं। वस्तुतः शुक्ल जी का तर्क निराधार है, क्योंकि धार्मिक रचनाओं में यदि साहित्य का तत्व नहीं हो सकता, तब तो समस्त वक्तिकालीन साहित्य को धार्मिक काव्य होने के कारण हिंदी साहित्य के इतिहास से निकाल देना पड़ेगा। अस्तु वीरगाथाओं से इतर काव्य भी जनता की चित्रवृत्ति का ही प्रतीक है तथा आदिकाल नामकरण करते समय उसकी अपेक्षा नहीं की जा सकती। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को संधिकाल और चारणकाल इन दो खंडों में विभाजित कर दिया है। प्रथम काल भाषा की ओर संकेत करता है और द्वितीय एक वर्ग का बोध कराता है। स्पष्ट है कि ये दोनों नाम मिलकर भी किसी प्रवृत्ति के आधार नहीं बनाते, अतः नामकरण के संबंध में उनका मत निराधार है। राहुल जी द्वारा दिया गया सिद्ध सामंत काल नाम केवल दो वर्गों की ओर संकेत कराता है। सिद्ध स्वयं रचनाकार थे, जबकि सामंत रचना प्रेरक थे। यह संयोग भी तर्कसम्मत तो है ही नहीं, साथ ही कई महत्वपूर्ण प्रवृत्तियों की रचनाओं की भी उपेक्षा करता है। नाथपंथी और हठयोगी कवियों तथा खुसरो आदि की काव्य प्रवृत्ति इस नाम में समावेश नहीं होता। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा दिया गया वीरकाल नाम केवल शुक्ल जी के नाम का रूपांतर है, जो नवीनता से चौंकाता तो है परंतु कोई तथ्य नहीं प्रस्तुत करता। वास्तव में आदिकाल ही ऐसा नाम है जिसे किसी न किसी रूप में इतिहासकारों ने स्वीकार किया है तथा जिसे हिंदी साहित्य के इतिहास की भाषा, भाव, विचारना, शिल्प भेद आदि से संबद्ध सभी गुत्थियाँ सुलझ जाती हैं। इस नाम से उस व्यापक पृष्ठभूमि का बोध होता है जिस पर आगे का साहित्य खड़ा है। भाषा की दृष्टि से हम इस काल के साहित्य में हिंदी के आदि रूप का बोध पा सकते हैं, तो भाव की दृष्टि से इसमें भक्ति काल से आधुनिक काल तक की सभी प्रमुख प्रवृत्तियों के आदिम बीज खोज सकते हैं। जहाँ तक रचना शैलियों का प्रश्न है, उनके भी वे सभी रूप जो परवर्ती काव्य में प्रयुक्त हुए अपने आदि रूप में मिल जाते हैं। इस काल की आध्यात्मिक, श्रृंगारक तथा वीरता के प्रवृत्ति का ही विकसित रूप परवर्ती साहित्य में मिलता है, अतः आदिकाल ही सबसे अधिक